हेलो दोस्तों रोटेटर कफ या कंधे की नस के बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं और वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भी बोलते रहते हैं कि सर आप ये बताइए कि क्या रोटेटर कफ या कंधे की नस होती क्या है, ये क्यों दिक्कत करती है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। दोस्तों रोटेटर कफ हमारे कंधे की जो सबसे इम्पोर्टेंट नसें होती हैं। बेसिकली इसमें चार नसें होती है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस और टेरेस माइनर। ये चारों मिलके और हमारे लिए रोटेटर कफ बनाती हैं। रोटेटर कफ का काम होता है कंधे को ऊंचा उठाने में मदद करना। जब रोटेटर कफ की नसें फट जाती है यानी सुप्रा स्पाइनेटस या इंफ्रा स्पाइनेटस का टियर हो जाता है तो पेशेंट अपने हाथ को ऊंचा नहीं कर पाता और उसको लगता है कि अगर वो कोई चीज़ पकड़ेगा और धीरे 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 हाथ नीचे करेगा तो झटके से हाथ नीचे गिर जाता है। कुल मिला के उसका हाथ पे से जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। रोटेटर कफ की जो टीयर्स है दोस्तों वो ज़्यादातर 40-45 की एज के बाद ही देखने को मिलते हैं, यंग लोगों में कम होते हैं और इसमें कोई बहुत तेज़ चोट लगे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। हल्की सी चोट लगने से भी रोटेटर कफ टीयर हो जाता है। मेरे पास तो कई लोग आते बोलते हैं सिर्फ दीवार का कोना लग गया था और उसके बाद मेरा हाथ उठना बंद हो गया। काफ़ी सारे पेशेंट जो रोटेटर कफ के होते हैं वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव या फिर उनको हार्ट की डिजीज़ ये सब चीज़ें भी होती है, तो हमें उनके हिसाब से भी फैसला लेना पड़ता है। रोटेटर कफ की इंजरी के लिए डायग्नोसिस के लिए आपको दो चीज़ें करानी होती है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है या एमआरआई करानी होती है। एमआरआई अगर 3 टेस्ला मशीन की आप कराते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। एमआरआई पे लिखा हुआ आता है जी पार्शियल कफ टीयर है, तो ज़्यादातर हम लोग कसरत करने की सलाह देते हैं। रिहेबिलिटेशन, दवाई और इंजेक्शन से पार्शियल कफ को सही किया जा सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट कफ टीयर आ रहा है, सुप्रा स्पाइनेटस का टीयर है, सब स्कैपुलरिस का टीयर है, तो उसके अंदर दोस्तों एक्सरसाइज से, दवाई से, पीआरपी, डीआरपी इनसे काम नहीं चलता और रोटेटर कफ को रिपेयर करना पड़ता है। अब आप समझिए कि जैसे ये रोटेटर कफ है, ये मसल्स हैं और ये यहाँ से उखड़ गई हैं, तो इनको सिलने के लिए स्पेशल किस्म के डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, जिन्हें कि एंकर कहा जाता है। क्योंकि आपको बोन के साथ मांस को सिलना है। अब बोन तो एक हार्ड टिश्यू है तो उसके साथ आप नीडल तो पास कर नहीं पाएंगे, तो स्पेशल डिवाइस होते हैं जिन्हें एंकर कहा जाता है। एंकर एक ऐसा स्क्रू होता है जिसके पीछे धागा बंधा हुआ होता है, तो जो एंकर है वो तो चला जाता है बोन में और उसके जो धागा होता है उससे सॉफ्ट टिश्यू को हील कर दिया जाता है। और रोटेटर कफ की जो सर्जरी है दोस्तों वो दूरबीन की सहायता से, लेज़र की सहायता से की जाती है, तो ज़्यादा चीरा फाड़ी नहीं होती इस सर्जरी के अंदर। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ ही दिनों में जो कंधे का जो दर्द है वो बंद हो जाता है। रोटेटर कफ से संबंधित दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि सर जिधर की करवट लेके हम सोना चाहते हैं लेकिन इतना दर्द होता है कि सो नहीं पाते। तो दोस्तों ये पेन भी रोटेटर कफ रिपेयर की सर्जरी के करने के बाद ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे हाथ में ताकत भी रहती है और फिर आप हाथ से भारी काम भी कर सकते हैं। तो अगर आप रोटेटर कफ सर्जरी करने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी कितने दिन रुकना पड़ेगा, क्या होगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए आप हमारे को नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार जब मैं आपकी एमआरआई की स्टडी कर लेता हूँ उसके बाद हम आप लोगों को एडमिट करने के लिए बुलाते हैं। जिस दिन आप आते हैं उस दिन या तो अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है, 2 से 3 दिन बाद आप घर जा सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा बार बार आने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आपको करना होता है। कुछ ही दिनों में आप पहले की तरह अपनी क्रियाविधि कर सकते हैं। अगर आपको भी रोटेटर कफ टीयर आया है और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर इलाज कराएं या एमआरआई रिपोर्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा एंड्रॉयड पे भी मेरी हेल्थ एंड चैट ऐप है, उस पर भी आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। हम वहाँ पे भी स्टडी करके आपको इसकी जो निःशुल्क जानकारी है वो ज़रूर प्रदान करेंगे। नमस्ते दोस्तों।